नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये जो कद नरेंद्र मोदी का है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जो कमल खिला है ये कमल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त खिला है। प्रचंड बहुमत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाहर आए, पार्टी मुख्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और वो ये कही कि जीत हमारी हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद, लेकिन ये सरकार उनकी भी है जिन्होंने हमें वोट दिया है। बहुमत हमें जरूर मिला है, बहुमत मिलने के बाद हमने सरकार बनाई है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे और ये सर्वमत की सरकार होगी। मतलब ये कि ये सबकी सरकार होगी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी सरकार होगी। और उसके बाद जो जश्न हुआ है वो जश्न सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, दिल्ली पार्टी मुख्यालय में नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का हर कार्यकर्ता देश भर में मना रहा था जश्न, और उस जश्न को दोगुना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय में आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करके। सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। ये जश्न तो बनता था। यूपी की जीत इतनी बड़ी है कि पीएम मोदी खुद को कार्यकर्ताओं के बीच आने से रोक न सके। होली से ठीक एक दिन पहले इस जश्न में शरीक होने पैदल चलकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे। और ये जो तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को देखिए आप। प्राइम मिनिस्टर का रोड शो यहाँ पर बीजेपी ऑफिस की तरफ आते हुए, यहाँ पर उनके साथ हजारों लोगों की भीड़ आसपास, पांव रखने की भी जगह नहीं है। ये देखिए आप, और हाथ हिलाते हुए सभी लोगों का अभिवादन करते हुए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए आप बीजेपी दफ्तर में आते हुए, ये देखिए आप। ये पीएम मोदी का लीग से हटकर आगे बढ़ने का वो अंदाज है जिसने इस देश को उनका दीवाना बना दिया है। मोदी चाहते तो बंद गाड़ी में दफ्तर आते, लेकिन इसकी जगह उन्होंने खुले आसमान के नीचे का रास्ता चुना। ये समर्थकों से खुद को कनेक्ट करने का मोदी स्टाइल है। ये मेरिडियन का गोल चक्कर है, उससे होते हुए अशोक रोड की तरफ अपने काफिले के साथ पहुंचे और यहाँ ठीक यहाँ करके वो उतरे। उसके बाद उन्होंने पैदल मार्च किया, रोड शो किया और सड़क के दोनों तरफ अशोक रोड पर खड़े पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और उसके बाद वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे। पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनका असाधारण स्वागत हुआ। बीजेपी ने अपने महानायक के स्वागत के लिए फूलों की बारिश का इंतजाम कर रखा था। मोदी जैसे ही बीजेपी दफ्तर में आए, उनके नाम का जयघोष हुआ, मोदी मोदी के नारे गूंजे। अरसे बाद मोदी को बीजेपी दफ्तर में आने का मौका मिला था। इसी गलियारों से आगे बढ़ते हुए मोदी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे। आज यहां आए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करना ना भूले। बीजेपी दफ्तर में इस कार्यक्रम का शानदार इंतजाम था। बड़ा मंच बना था, फूलों से पूरा मंच सजा था। पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी का स्वागत किया और फिर बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने। बीजेपी दफ्तर में मोदी की मौजूदगी से माहौल मुकाम पर था। यूपी की जीत का जोश था तो एक के बाद एक बाजी जीतने की हुनर दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी सामने थे। बीजेपी परिवार के लिए होली का मजा कई गुना बढ़ गया था। निशांत चतुर्वेदी और सईद अंसारी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। भारत माता की। प्रचंड बहुमत बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिला, उत्तराखंड में जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए, उन्होंने न सिर्फ जनता का धन्यवाद किया बल्कि कार्यकर्ताओं को भी उनके काम और उनकी मेहनत के लिए सराहा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नसीहत भी दी। बहुमत से सरकार बनती है लेकिन सर्वमत से सरकार चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा और यह कहा कि
सबका साथ, सबका विकास अभी भी हमारा मूल मंत्र है और इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी समर्थकों के सामने खड़े हुए तो सबसे बड़ी नसीहत यही दी कि सत्ता के नशे में होश खोने से बचना क्यों जरूरी है। मोदी ने मिसाल कुदरत की दी और रास्ता भविष्य का दिखाया। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता को यह संदेश भी दिया कि उनकी सरकार विरोधियों से बदला लेने वाले तंग नजरिए को दरकिनार कर आगे बढ़ेगी। मोदी ने कहा, सरकार सिर्फ समर्थकों की नहीं, पूरे सूबे की होती है। पढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती है। यूपी उत्तराखंड की जीत पर मोदी का ये बधाई भाषण मर्यादाओं से भरा पूरा था। मोदी ने कहा कि उन्हें विजय में नया भारत साफ साफ दिख रहा है। हम काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे और हम जितने नए अवसर मिलेंगे, हर नए अवसर में न्यू इंडिया बनाने के लिए, नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं। मोदी करीब आधा घंटा बोले। उनका भाषण एक तरह से बीजेपी समर्थकों के लिए आदर्श आचार संहिता जैसा था। मोदी के भाषण पर लगातार तालियां और मोदी मोदी का नारा गूंजता रहा। मोदी जाते जाते वंदे मातरम का नारा लगाते गए और समर्थकों को नए जोश से भरते गए। वंदे 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 वंदे। आज तक ब्यूरो। सबसे बड़ी जीत अगर बीजेपी को मिली तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होश न खोने की नसीहत भी साथ साथ दी है। सर्वमत की बात उन्होंने जरूर कही, बहुमत से सरकार चलती है, ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री रोड शो करने निकले तो ऐसा लगा कि मानो बीजेपी का हर कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय की तरफ बढ़ चला है और इस दौरान अलग अलग रंग देखने को मिले। महाजीत के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले का इंतजार लंबा जरूर था, लेकिन बीजेपी मुख्यालय के आसपास जमा हजारों की भीड़ को ये कतई नागवार नहीं गुजरा। जश्न की इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि जीत की अंगड़ाई लेने के लिए वक्त भी कम पड़ रहा था। ये यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी की जीत का अप्रत्याशित। ये है बीजेपी का दफ्तर और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के बीच में देखें आप इसको, जो अक्सर हम बात करते हैं रंगों की, कहाँ से फूल गिर रहा है पता नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ जम के यहाँ पर कल रंग बरसे से पहले अभी फूल बरसे हो रहा है। ये देखें आप,
यूपी उत्तराखंड जीते हैं, यूपी उत्तराखंड जीते हैं। बीजेपी की महाजीत के जश्न में हर उस वर्ग के लोगों की भागीदारी थी जिन्होंने अपनी सियासी निष्ठा को भगवा रंग दिया है। अल्पसंख्यकों की मौजूदगी इस मौके को और खास बना रही थी। दोपहर से ही जोशीले कार्यकर्ताओं की टोली लुटियन दिल्ली का रंग केसरिया करने लगी थी। तमाम जो कार्यकर्ता उनके हैं, जो बाहर उनको एक नजर देखने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री को? जी, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को आश्वासन दिया। जब हमने बोला दलितों की आवाज मोदी सरकार, तो मोदी जी ने देखा और हमें स्वीकार अभिनंदन लिया हमारा। जितने भी मुस्लिम परिवार है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, और ना कि जो हमारे कुछ मुस्लिम लीडरान हैं वो जो लॉलीपॉप देते हैं कि इस पार्टी को वोट दे, इस पार्टी को वोट दे, उसको नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मुस्लिम महिलाओं के बीच भी प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा सिर चढ़कर बोल रहा था। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित कामयाबी के पीछे मुस्लिम महिलाओं के समर्थन का ही हाथ है। यही समर्थन बीजेपी दफ्तर के बाहर जारी जश्न में भी दिखा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो कर रहे हैं और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हीं की वजह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हमें मिला है। उनको धन्यवाद ज्ञापित करने का आज ये बात क्या है। भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, उसी की खुशी मनाने के लिए, और मोदी की चारों तरफ आज इस रोड शो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। बीजेपी की जीत के महाजश्न में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, तमाम केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए, तमाम केंद्रीय मंत्री भी शरीक हुए। छोटे से बड़ा कार्यकर्ता ने भी हिस्सा लिया। केसरिया होली बात सुनने के बाद भाषण सुनने केसरिया होली खेलेंगे जी। तो अच्छा, एक है यहाँ पे भाई साहब जो पहले से ही होली खेल करके आए। ऑब्वियसली अभी हम लोग ने यहाँ प्रदेश कार्यालय में आज होली का उत्सव मनाया था। ये जीत की होली है। प्रधानमंत्री को सुनने की लालसा हर किसी के मन में थी। बीजेपी मुख्यालय के भीतर तैयारी भी जबरदस्त थी। मोदी के लिए मंच भी शानदार था। कहीं बजते ढोल नगाड़े, कहीं झूमते पार्टी कार्यकर्ता, कहीं थिरकती महिलाएं, कहीं नाचती गाती आम जनता। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, और मणिपुर में आजादी के बाद बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस जीत के लिए उनको बधाई भी देंगे। प्रचंड जीत का प्रचंड जश्न बनता भी है, क्योंकि इतिहास भी बार बार नहीं रचा जाता। दिल्ली से पद्मजा जोशी, श्वेता झा और सईद अंसारी के साथ निशांत चतुर्वेदी, आज तक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिल चुका है। सरकार बनाने बीजेपी वहां पर जा रही है, लेकिन मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी सरकार बनाने के आसार अब तक नजर आ चुके हैं। और अगर कुछ इस तरह से हम कहें कि दावा गोवा में पेश किया जा चुका है, 13 विधायक हैं, बहुमत के लिए 21 का जो आंकड़ा है वो हासिल किया जा सकता है। और अब देखना ये होगा कि राज्यपाल किस तरह से बुलाते हैं एमजीपी के साथ मिलकर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ मिलकर, क्योंकि दोनों के अगर 3-3 विधायक हैं तो कुल मिलाकर 21 का जो आंकड़ा है, जो मैजिक फिगर है, जादुई आंकड़ा है, उसे बहुत अच्छी तरह से हासिल किया जा सकता है। 2 निर्दलीय यहाँ पर और हैं, अगर उनका भी साथ मिल जाए तो गोवा में बीजेपी की सरकार आसानी से बन सकती है। और इसके लिए कवायद और तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। मतलब ये कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है, जिसके संकेत दे दिए गए हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं नितिन गडकरी, जिनसे बात की है हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी ने। कहना है कांग्रेस का कि मैंडेट उनको मिला था और आप सबसे कम, माने जो आपकी सीट्स पहले थे उससे भी कम मिले हैं इस बार। फिर भी लोगों का विश्वास कांग्रेस पे था, पर बीजेपी खुद पुटिंग प्रेशर ऑन देयर सेटिंग अप द गवर्नमेंट। मैंडेट मिला होता तो उन्होंने जाकर गवर्नर के पास अपनी मेजोरिटी स्थापित करनी चाहिए थी। आज इनको पूरा टाइम था। जो पार्टी अपने नेता का चयन नहीं कर सकती 17 लोगों में, उनका यह कहना कि हमको मैंडेट मिला, ये उचित नहीं है। तो शुभारंभ कब है और डेट कब है आपका स्वेरिंग इन सेरेमनी? हम मनोहर पर्रिकर जी तय करेंगे। गवर्नर जब उनको बुलाएंगे जी, उसके बाद उसके सब निर्णय आगे के वही करेंगे। एक आखिरी सवाल,
गोवा फॉरवर्ड पार्टी आ गए आपके साथ, एमजीपी है, इंडिपेंडेंस है, उनको क्या किस तरह से बनाया जाएगा, मिनिस्टर पोर्टफोलियोज दिया जाएगा, किस तरह होगा? ये सब तो मुख्यमंत्री तय करेंगे, बातचीत हुए वही कहेंगे। आपसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार, 2 में स्पष्ट बहुमत सरकार बना रही है बीजेपी और 2 के आसार। और इसी तरह से जैसे आप यहां देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कमल खिलता जा रहा है। लेकिन कैसे नरेंद्र मोदी ने समीकरण ही बदल दिए हैं। जोश में रहें लेकिन होश न खोएं, बहुमत हमें मिला है, सरकार हम चलाएंगे लेकिन सर्वमत से चलाएंगे। इसके अलावा आप याद कीजिए, जब नतीजे नहीं आए थे और चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव हो रहे थे, तो मुकाबला उत्तर प्रदेश में जबरदस्त था। गठबंधन एसपी, कांग्रेस और बीजेपी और साथ साथ मायावती को भी नकारा नहीं जा रहा था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू है कि उन्होंने सभी समीकरण बदल कर रख दिए। चौदह में मोहब्बत थी और मोहब्बत बढ़कर अब जुनून में बदल गई है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर मोदी हैं। जनता को नरेंद्र मोदी पसंद है। जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाए उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। यूपी की ये जीत यूं ही नहीं है। मोदी ने कई मिथक तोड़े, कई मान्यताएं तोड़ी, जीत के जातिगत फार्मूले तोड़े, मजहबी धारणा तोड़ी। मोदी ने वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। 14 में जो विश्वास था उससे और विश्वास बढ़ा है। 14 में मोहब्बत थी और मोहब्बत बढ़कर अब जुनून में बदल गई है। नरेंद्र मोदी इस देश के गरीबों की उम्मीद की किरण है, गरीबों के मसीहा हैं। गरीब में दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, अक़लियत के लोग हों, जो भी गरीब है उसको लगता है कि हमारे लिए कोई कुछ करेगा तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। यूपी की 89 मुस्लिम आबादी वाली सीटों से 64 सीट जीतकर मोदी ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी सिर्फ हिंदू बहुल सीटों पर जीतने वाली पार्टी नहीं है। इन 89 सीटों में से समाजवादी पार्टी को सिर्फ 18 सीटें मिली, जिसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम सीटों पर समाजवादी पार्टी ही जीते, ये फॉर्मूला अब कारगर नहीं रहा। इन 89 सीटों में से बीएसपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई, यानी कि ये भी साबित हुआ कि सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। यूपी की दलित आबादी वाली 90 सीटों में से 75 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ये भी साबित कर दिया कि बीएसपी की दलित राजनीति खतरे में है। इन सीटों में से बीएसपी को सिर्फ 6 सीटें मिली। बीएसपी के 100 में से 90 मुस्लिम उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा। ये भी कम बड़ा संदेश नहीं है। बीजेपी ने यादव बहुल 7 सीटों में से 4 पर जीत दर्ज कर यादवों की राजनीति की चैंपियन समाजवादी पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। इस पार्टी ने बात की सबका साथ सबका विकास। जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उसमें ऐसा लगा कि हर समुदाय से वोट मिला है। बताया जाता है कि मुस्लिम समुदाय से भी वोट मिला है। आप लोग आज जब यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। आपका क्या कहना है? अगर बात की जाए अभी तक बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है, जो कुछ भी कहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये मोदी जी ने जो है बहुत अच्छा काम करा है। सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं वो, और सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी और जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मुस्लिम समाज को बहकाने का काम करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ एक अपना विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज की जो हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के लिए काम करने वाली पार्टी। यूपी की इस जीत में इतिहास के कई नए अध्याय दर्ज हो गए, कई नए मील का पत्थर कायम हुए। ये जीत इसलिए भी जबरदस्त है क्योंकि बीजेपी ने 1991 की राम लहर से 91 सीटें ज्यादा जीती, 1980 की इंदिरा लहर से 3 सीटें ज्यादा जीती। 25 साल में पहली बार समाजवादी पार्टी 50 सीटों से नीचे रह गई। 26 साल बाद बीएसपी को 20 सीटों से नीचे रहना पड़ा। ये 2014 से 2017 की नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा का इतिहास देश के आजादी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला इतिहास है।
कोई भेदभाव करने का हक नहीं है। मोदी ने ये भी साबित कर दिया कि राजनीति में परिवारवाद के दिन लदने वाले हैं। मोदी लहर में मुलायम एंड फैमिली के सिर्फ शिवपाल यादव अपनी सीट बचा सके। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव तक को हार का मुंह देखना पड़ा। कोई जिम्मेदार नहीं है, अब जनता ही रुझान है। पता नहीं जनता क्या करे। जनता के मन में समाजवादी के लिए आपकी नहीं थी भावना। अब तक यूपी का अपना अलग चुनावी मिजाज रहा है। यहाँ जातीय गोलबंदी से सत्ता के गलियारे का रास्ता तय होता रहा है। मजहबी समर्थन से सरकारें बनती रही हैं। मोदी लहर में इन फॉर्मूलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूपी की जीत का जवाब नहीं है। आज तक ब्यूरो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आसान था। विरोधी जमकर हमला बोल रहे थे। अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी सभी नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से घेर रहे थे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व क्षमता थी कि उन्होंने अपने विरोधियों का जवाब इस तरह से दिया कि वो उन्हीं पर जाकर पड़ा। और यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में और प्रचार के दौरान अपने ऊपर हर हमले को पलटवार करते हुए दूसरों पर कर दिया और सारे राजनीतिक समीकरण बदल दिए। कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? एक कसाब उत्तर प्रदेश को बहुत परेशान करता है। काम बोलता है कि कारनामा बोलता है। बीएसपी का नाम ही बदल गया है। बहन जी संपत्ति बन गई। ये प्रधानमंत्री कमाल के, जिन्होंने बिजली को भी हिंदू मुसलमान बना गांव में दिया। अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। विरोधी सोचते रहे कि मोदी को पलटकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में माया हो या अखिलेश, मोदी के एक एक बयान के जाल में फंसते चले गए और एक मंझे हुए नेता की तरह मोदी बारी बारी से हर रैली में उन्हीं मुद्दों को उठाते रहे जो विरोधियों की कमजोर नब्ज थी। मोदी ने गिन गिन कर उसी हिस्से पर करारी चोट मारी जहां से बार बार दर्द उठ रहा था। नोटबंदी के बड़े फैसले को यूपी चुनाव की कसौटी पर कसे जाने की चुनौती थी। जब सारा विपक्ष एक सुर में नोटबंदी को देश की बर्बादी वाला फैसला बता रहा था, तब पीएम मोदी ने यूपी की ग्रामीण महिलाओं को भरोसा दिलाया कि नोटबंदी से जमा हुए पैसों के दम पर उन्हें दमघोटू चूल्हे से मुक्ति दिलाएंगे। माना जा रहा था कि देश में अमीर गरीब की बड़ी खाई के चलते गरीब तबके का नोटबंदी पर बड़ा समर्थन था। जमा हुए पैसों को ग्रामीण महिलाओं के हक में इस्तेमाल करने की बात और भी क्लिक कर गई। 4 फरवरी को मेरठ की रैली में पीएम मोदी ने विरोधियों पर पहला बड़ा हमला बोला। सारे विरोधियों को एक साथ घोटाले के आरोप में लपेटकर पीएम ने स्कैम का नाम दे दिया। दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद पश्चिमी यूपी विकास और सुविधाओं के मामले में बेहद पीछे है। जाहिर है यहाँ के बाशिंदों को स्कैम के आरोपों में दम दिखा। स्कैम का जवाब देने अखिलेश सामने आए, लेकिन देश को मोदी और अमित शाह से बचाने का उनका नारा बेदम निकला। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश, मायावती। हमने कहा आपको स्कैम से बचाना है तो हमें भी देश को स्कैम से बचाना है। और हमने कह दिया कि हमारे देश को अंग्रेजी में सेव द कंट्री फ्रॉम, ए का ए से नाम आप जानते हो अमित शाह और एम से भी नाम जानते हो किसका है। इसलिए हमें भी स्कैम से बचाना है। हमारे समाजवादी लोग साइकिल चला लेते हैं अपने आप। अखिलेश ने काम बोलता है का नारा जोर शोर से चलाया था, लेकिन उपलब्धि के तौर पर गिनाने के लिए उनके पास एक्सप्रेसवे के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ एसपी नेताओं और विधायकों पर पूरे 5 साल जमीन कब्जाने और गुंडागर्दी के आरोप लगते रहे। बस मोदी ने यहीं पर चोट कर दी। जब हम देश के लिए सोचते हैं, सपा सरकार कह रही है
काम बोलता है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? हम तो कहते हैं कोई नहीं समझ पाया मन की बात, और हम समाजवादी लोग पूछते हैं कब करोगे प्रधानमंत्री जी काम की बात, ये भी बताते जाओ। एक काम किया हो, एक पुल बनाया हो तो बता दो। और यहां तो सरकार एम्बुलेंस, 100 नंबर, बिजली, सब-स्टेशन, अस्पताल, तहसील, स्टेडियम, गांव, जनेश्वर, लोहिया, न जाने क्या क्या कर दिया। कैंपेन के दौरान घरेलू बनाम बाहरी का मुद्दा भी जमकर उछला। अखिलेश और राहुल को यूपी का लड़का बताकर मोदी को बाहरी साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी ने खुद को गोद लिया हुआ बेटा बताकर माई बाप यानी यूपी को हर मुश्किल से निजात दिलाने का वादा कर विरोधियों का वार बेकार कर दिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया हूं। फतेहपुर की रैली में पीएम ने रमजान और दिवाली में एक जैसी बिजली देने की बात कही तो आरोप लगा कि ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, लेकिन बिजली कटौती से बेहाल यूपी की जनता और अखिलेश सरकार पर लगते तुष्टीकरण के आरोपों के बीच ये बयान भी विरोधियों पर भारी पड़ा। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री कमाल के जिन्होंने बिजली को भी हिंदू मुसलमान बना दिया, और हम पे आरोप लगाया कि बिजली को हम रमजान में ज्यादा देते हैं, दिवाली होली पे कम देते हैं। हमने आंकड़े दे दिए, बता दिया कि हम समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। हमारे लोग सालों साल से अकाल और सूखे से बेहाल बुंदेलखंड के जख्मों पर पीएम के मरहम ने ऐसा असर किया कि पूरी 19 सीटें बीजेपी की झोली में आ गिरी। बदलते मुद्दों के बीच पीएम मोदी काले धन के खिलाफ अपनी मुहिम और विरोधियों पर काला धन जमा करने के आरोपों को यूपी की जनता को बार बार याद दिलाते रहे। बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया, और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। नोटबंदी का फैसला लेने से पहले 10 महीने के अंदर अंदर कितना आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ, पहले आप तो बता दो, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले। लेकिन इस पर जवाब देने के लिए मिस्टर नेगेटिव दलित मैन तैयार नहीं। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि मिस्टर नेगेटिव दलित मैन तैयार नहीं है। पीएम के वारों से हलकान एसपी कांग्रेस गठबंधन ने जब आगे बढ़कर गुजरात के गधों के जरिए हमले की कोशिश की तो मोदी ने गधे को भी प्रेरणा स्रोत बताकर मामला पलट दिया। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए, और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं, भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या?
अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओ, इस गौरव के साथ काम करता। वो मुद्दे जिन पर अभी तक दबी जुबान से बात हुई, उन्हें भी पीएम मोदी ने खुलेआम बहस का मुद्दा बनाकर विरोधियों को सीधे घेर लिया। मुस्लिम तुष्टीकरण, नौकरियों और योजनाओं में यादवों के वर्चस्व के आरोप समेत ऐसे तमाम मुद्दे पीएम मोदी के पसंदीदा मुद्दे बनते गए और विरोधी इस जाल में उलझकर आखिरकार चारों खाने चित्त हो गए। आज तक ब्यूरो। जबरदस्त जीत बीजेपी की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रचार किया, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलवाया, उसमें उनके साथ साथ एक और शख्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह थे, जिनकी रणनीति की वजह से सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नहीं बल्कि 5 राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त फाइट दी। हालांकि पंजाब बीजेपी हारी जरूर, लेकिन गोवा और मणिपुर में अमित शाह की रणनीति ही थी कि वो सरकार बनाने के नजदीक पहुंच चुकी है। यूपी में बीजेपी की शानदार जीत ने एक बार फिर सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के वर्चस्व पर मुहर लगा दी। यूपी में बीजेपी की विस्फोटक बढ़त ने अमित शाह को जहां राजनीति का चाणक्य साबित कर दिया है, वहीं नरेंद्र मोदी सपनों के सौदागर बनकर उभरे हैं। इस जोड़ी की आक्रामक शैली का ही नतीजा रहा है कि यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्य केसरिया रंग से सराबोर हो गए हैं। अमित शाह इसीलिए चाणक्य बनकर उभरे हैं क्योंकि उन्होंने यूपी में अपने दबदबे को बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग होने के बाद अभी जो विजय दिखाई पड़ती है, आजादी के बाद की सबसे बड़ी विजय है। सबसे पहले तो इन राज्यों की जनता की जीत है, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। अमित शाह ने अपने खास अंदाज में यूपी का चुनाव लड़ा, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, पिछड़े वर्ग और दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए दूसरे दलों से पार्टी में आने वाले प्रत्याशियों का भरोसा जताया। इससे टिकट बंटवारे में असंतोष जरूर पनपा, लेकिन बीजेपी ने उनको समय रहते ही थाम लिया। अमित शाह को करीब से जानने वाले उनके बूथ मैनेजमेंट, चुनाव में जातीय गणित के आकलन और संभावनाओं को वोट में बदल देने की क्षमता के कायल है। उनकी रणनीतियां एकदम अलग होती हैं, लेकिन उनके अप्रत्याशित नतीजे भी मिलते हैं। वो नीचे तक पहुंचे, लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि अगर गरीब के विकास में सबसे बड़ी बाधा है तो सपा, बसपा और कांग्रेस है, और इसलिए लोगों ने उनको पूरी तरह से नकारा है। नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व को जनता ने स्वीकार किया है, और ये जोड़ी अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी जी की, ये जोड़ी का कठोर और कठिन जो परिश्रम उन्होंने किया उसका प्रतिफल है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ इस बार यूपी का चुनाव लड़ा है, उससे ये भी कहा जाने लगा है कि ये भारतीय राजनीति का अंतिम चुनाव है। ऐसे चुनाव प्रदेश की राजनीति में पहले कभी नहीं लड़ा गया। लेकिन मेरे पूरे जीवन काल में इतनी बड़ी रैली संबोधन करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। आज तक ब्यूरो। भारत माता की। महाजीत का महाजश्न दिल्ली मुख्यालय, बीजेपी मुख्यालय पर हुआ। उसमें बधाई थी, जोश जुनून था, तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री की नसीहत भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया गहरे अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।